अब हम पोस्ट पार्टीशन आते हैं, मतलब आई नो ये हुआ था, ये चला था, इसके बाद पोस्ट पार्टीशन ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, बस मैं क्योंकि हम 5 मिनट में इसे रैप अप करते हैं, 5 से 10 मिनट्स में। तो पोस्ट पार्टीशन क्या हुआ, हम उस पे आते हैं, जो एक्सोडस कंटिन्यू रहा अगले 3 साल 47 के बाद। फिर 71 वाला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में लास्ट आपका जो एक बुक में आपने अ शॉर्ट लेटर टू ऑल हिंदूज लिखा है, तो उसका मैं आपसे चाहूंगा कि आप मैसेज संक्षिप्त में बताएं लोगों को। बट इससे पहले हम पोस्ट पार्टीशन की 47 से 50 तक क्यों ये मोडस ऑपरेंडी कंटिन्यू रही, किस तरीके से, और कैसे ये एक्सोडस चलता रहा, ये एक बार बताइए। तो बेसिकली 1947 मतलब जैसे मैंने बताया कि ये जो जेनोसाइड बंगालियों का हुआ है, इट वाज ए जनरेशनल जेनोसाइड। तो आप देखोगे जब 47 में जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ऑब्वियसली इतने हिंदुओं का, बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये बताने के लिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, ठीक है, जो आपको अभी भी मिलेगा, बिकॉज देयर आर लिविंग फॉसिल्स इन इंडिया। आपको दिखेगा कि जैसे वृंदावन हो गया, या फिर मथुरा हो गया, काशी हो गया, यहाँ पे काफी आपको बंगाली हिंदू पॉपुलेशन मिलेगा। और आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ज्यादातर बंगाली विधवाओं, बंगाली हिंदू विधवा जो होते हैं, विडो होते हैं, उनके आश्रम मिलेंगे, वृंदावन में जाओगे तो मिलेगा। ये कहाँ से आया? ये वहां से आया कि मतलब हिंदू बंगालियों को इतना ज्यादा जेनोसाइड कर दिया गया था, तो अगर कोई, जितने भी वुमेन वहां से मोलेस्ट, जो भी है, जो भी कारनामा हुआ उनके साथ, फिर उसके बाद जब बच के निकले थे, वो जो विडोज थे, वो फिर वहां से पहुंच गए वृंदावन, क्योंकि उनको अपनाने के लिए और कोई था नहीं, और इतना ज्यादा ट्रॉमा था, उनको भी पता नहीं था कि क्या करे। तो वृंदावन में एक जो हिंदू बंगाली विधवा थे, उनका फिर वहां पे एक जगह बन गया, वहां पे वो लोग आश्रम बनाए, और अभी भी वो लोग रह रहे हैं। वो लोग ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर नॉट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे डोंट थिंक कि दे शुड हैव अ वॉइस, तो वो लोग अपने ट्रॉमा को जाहिर नहीं करते। स्टिल दे हैव बीन द लिविंग फॉसिल्स ऑफ द बंगाली हिंदू जेनोसाइड इन द हार्टलैंड, मतलब लिविंग इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो एक मैंने मेरे बुक में काफी सारे ऐसे अकाउंट बताए हैं, राधा दासी वैद्य, गोपिका साहा, और ये मैंने एक्चुअली साइट किया है तथागत रॉय, बंगाल में बीजेपी का एक लीडर है, उन्होंने एक बुक लिखा है, माय पीपल अपरूटेड, तो वहां से मैंने इसको साइट किया है। हाँ जी, मैंने देखी, मतलब बुक मेरे पास है, मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, बट तथागत जी की, हाँ राइट। तो ये बताया जाता है कि 47 49 में वो वाला एक एक्सोडस हुआ था। फिर उसके दौरान क्या क्या किया गया, आप देखोगे कि जैसे ढाका सिटी है, ये मैं मेघनाथ साहा इज अ वेरी फेमस फिजिसिस्ट, जिनका साहा इक्वेशन है, जो प्लाज्मा फिजिक्स का फाउंडेशनल इक्वेशन है। इट इज अबाउट थर्मल आयोनाइजेशन। तो उस टाइम पे वो आई थिंक पार्लियामेंट में आ चुके थे, क्योंकि द सिचुएशन वाज सो डायर कि यू कैन नॉट डू साइंस एट दैट टाइम पॉसिबली, सो दैट्स व्हाई he came to parliament, and here is the quote that he said, quote, now take the city of Dhaka, the biggest city in East Pakistan. It had a population of 2 lakh, basically Hindu, 2 lakh before partition. 70% were Hindu, which is 1.4 lakh. They owned 80% of the houses there. Now there are only 5,000 Hindus left there, and they have been completely forced out of their houses in Dhaka. So basically 2 हफ्ते के अंदर ढाका का जो बंगाली पॉपुलेशन था, मतलब ढाका में लगभग 80% बंगाली हिंदू पॉपुलेशन था, और 2 हफ्ते में इनका एक्सोडस हुआ, टू द एक्सटेंट कि ये 1.4 लाख से 5,000 में आ गए, ठीक है। दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द एक्सोडस। फिर 1948 में आप देखोगे, फिर वहां पे, अच्छा, जब ये लोग आ रहे थे ढाका या फिर मोहम्मद सिंह ये जगह से, जब वेस्ट बंगाल आ रहे थे, तब इनके ये बर्तन ला रहे थे, मान लीजिए कांसा का, पीतल का, इनका अगर कोई ऑर्नामेंट है उसको लाके फिर ट्रेन पे चढ़ रहे थे, वो सब लूटा जा रहा था, ठीक है, रास्ते में वो सब लूटा जा रहा था। ये लोग जो ट्रेन का यूज करते थे, सो लेट्स से ढाका से कोलकाता आना होगा, सो दे आर टेकिंग ट्रेन, तो ट्रेन में क्या करते थे, ये जो तब जब बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट था, वो लोग क्या करते थे, जस्ट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ दिस जेनोसाइड, राइट। हिंदुओं के लिए कमरा अलग कर देते थे ट्रेन में, और बोलते थे कि तुम्हें तो प्रोटेक्शन की जरूरत है,
तो तुम सारे जो हिंदू हो वो एक कमरे में आ जाओ। तो ट्रेन का अलग अलग कमरा, मतलब एक हिंदुओं का कमरा होता था अलग से, हिंदुओं के कमरे होते थे। तो दे प्रिटेंड कि यार हम लोग पुलिस के प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो एक दो पुलिस होता था और वो कोई स्टेशन में उतर जाता था। वो जब उतर जाता था उसके बाद जब ट्रेन आता था, मान लीजिए कोई ब्रिज पे चढ़ रहा है, वहां पे रोक दिया जाता था ट्रेन को। फिर ये जो जिहादी मर्डरर्स थे, जेनोसाइडियर्स, वो चढ़ते थे ट्रेन पे और वहां पे कत्लेआम मचाते थे। और कमरे भर के जितने भी हिंदू थे उनको लाश के ढेर में बदल देते थे। दिस इज जस्ट लाइक व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान, जो सिखों के साथ हुआ था। ठीक है। फिर 1948 में इनका इमरजेंसी रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सो टू से द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया, जहां पे ये बेसिकली बोला गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट विल रिप ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी by snatching away their land and properties without even paying them compensation for the requisition activities। कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी, क्योंकि तुम हिंदू हो तो तुम स्टेट के एनिमी हो, तो तुम्हारे जो प्रॉपर्टी है वो सरकार छीन लेगा। और ये इंश्योर करने के लिए दे ब्रॉट सेक्शन 57 ऑफ द सेम एक्ट, जहां पे ये बोला जाता है वंस द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड एंड गैजेट नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड अंडर 57 ऑफ इमरजेंसी रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1948, एक्ट 13 ऑफ 1948, दैट इज the right, title and interest if any of the owners are extinguished and preparation of khatiyan or payment of the rent does not improve the position of the original owners in respect of the acquired land। तो ये जब मुस्लिम कम्युनिटी को पता चला कि यार हमारा सरकार ने तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया, सो इन्होंने एक टैक्टिक्स अपनाया। ये हिंदू प्रॉपर्टी जो थे, पहली बात तो इनको बाय फोर्स ये लोग छीन लेते थे, एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड टू मतलब जैसे कश्मीर में हुआ था कि वहां मान लीजिए कहीं पे हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहां पे वो पॉपुलेशन को डराया जाता था कि तुम यहाँ रह के क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो वो हिंदू फिर जब बेचना चाहता था वो प्रॉपर्टी, तो वो खरीदते नहीं थे। क्यों? क्योंकि फिर डरा डरा के उनको फिर भगा देते थे उस जगह से और उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते थे। तो जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया उसके बाद से फिर मुस्लिमों ने हिंदुओं से प्रॉपर्टी खरीदना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये जो प्रॉपर्टी है तो कब्जा कर सकते हैं इस इन द एंड तो हमें ही मिलने वाली है ये प्रॉपर्टी, तो छीन ही लेंगे Exactly। कभी ना कभी। और फिर श्योर। तो हम जैसे आप देखोगे कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, या फिर आप देखोगे ओवरऑल जो हिंदू एक्सोडस हुआ ढाका जैसे जगहों से, जैसे सारे अखबारों पे हमला बोला गया। इनफैक्ट बांग्लादेश के काफी अखबार ये चर्चा करने लगा कि ये जो हिंदू पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, इनके साथ क्या किया जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब वाज देयर आउट इन द ओपन, तो अलग अलग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है जो, काफी लोग बोले कि इनको खदेड़ के भगाओ, काफी लोग बोले इनको कन्वर्ट करो, और इससे फिर जेनोसाइड का जो नैरेटिव है वो एक तैयार हो गया। और वो जो जेनोसाइड का नैरेटिव वहां पे तैयार हुआ कि इनके साथ क्या किया जाए हिंदुओं के साथ, ये जो क्वेश्चन हवा में फ्लोट करवा दिया गया, यहाँ से फिर एक जेनरेशन जेनोसाइड का वो एक स्कीम तैयार हो गया, जो अभी भी 2025 में चल रहा है। आप देखोगे जहाँ पे दीपू दास का हत्या होता है और उसके लिए मतलब किसी को भी जस्टिस नहीं मिलता। दीपू दास का जो फैमिली है उनको जस्टिस नहीं मिलता, हिंदुओं को जस्टिस नहीं मिलता, इस्कॉन पे हमला होता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब यहाँ से बांग्लादेश से हिंदू पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जब बांग्लादेश खत्म हो जाएगा फिर वो आज फिर इंडिया में आएगा, बंगाल में आएगा, आसाम में आएगा, त्रिपुरा में आएगा, मेघालय में आएगा। ठीक है। तो इससे हम बचने नहीं वाले हैं, ये हमें समझना होगा। थैंक यू जी। मतलब आई नो, आई एम श्योर जिसने भी देखा, जो भी देख रहा होगा बाद में वीडियो, उसको जरूर एक बहुत प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। एक लास्ट सेक्शन 1 मिनट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि आपने एक बुक के लास्ट में 2 पेजेस में लेटर फॉर हिंदूज लिखा है, तो आप हिंदूज को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप संक्षिप्त में बता पाएंगे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बेसिकली एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं ये जब बुक लिख रहा था आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं 1000 साल का जो जेनोसाइडल हिस्ट्री है उसे रिकॉर्ड करना चाहता था। So, because I am part of this Hindu consciousness, which is basically the consciousness of humanity, तो मैं खुद को लिफ्ट अप करने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने इस बुक के अंत में मैंने एक लेटर रखा है, जहाँ पे मैंने बोला है कि अभी हम लोग एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं। एक रोड तो हमारा कंप्लीट, वन रोड इज लीडिंग टू द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ हिंदूज, आवर गॉड्स, आवर बिलीफ एंड एवरीथिंग दैट इज हिंदू। और जो दूसरा रोड है वो एक्चुअली इट इज लीडिंग टू इमॉर्टलिटी, द इमॉर्टलिटी ऑफ द हिंदूज, ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड द कंप्लीट सॉर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट
in a very humanitarian mean, the road from 1,000 years of darkness, that 1,000 years of genocidal darkness, to eternal right, to eternal light, from all mortal fears to immortality. कि हमारे अंदर जो डर बैठ गया है जिम्मी होने के लिए, कि 1000 सालों से हम लोग जिम्मी रहे हैं, जिम्मी रहे मतलब सेकेंड क्लास सिटीजन रहे हैं इस कंट्री के, इस नेशन के। यहाँ से या तो हम इमोर्टलिटी की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम लोग और हमारा भगवान सब कुछ यहाँ से खत्म हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कंट्री है जहां से उपनिषद निकला है, जहां से आइडिया ऑफ इमोर्टलिटी निकला है, जहां से बोला गया है कि बेसिकली हम लोग जो है वी आर अमृतस्य पुत्र, वी आर द सन ऑफ द इमोर्टल्स। इसी लैंड से ये सब निकला है, इसी लैंड से सारे मेटाफिजिक्स निकला है, कितने सारे नॉलेज निकले हैं, लैंग्वेज निकला है, ग्रामर निकला है, फिजिक्स निकला है, साइंस निकला है, स्पिरिचुअलिटी का तो ये यहाँ पे भंडार मिलता है अभी भी। तो ये लैंड को हमें जगाना होगा, हम जिम्मी रह के नहीं रह सकते, हमें आगे आना होगा, हमें आगे आके हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात करना होगा, इसके बेसिस पे इसको रिवर्स करने के लिए हमें स्कीम बनाना होगा, और सारे हिंदू को वन स्पिरिट, वन सोल होके, वन आत्मा होके काम करना होगा। और क्योंकि इस दुनिया में जब तक हिंदू कॉन्शियसनेस जीवित रहेगा तब तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस जीवित रहेगा। हिंदू कॉन्शियसनेस इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, फिर ह्यूमैनिटी भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे भी जितने भी आपको आइडियोलॉजी दिखता है, दोज आर मॉर्टल आइडियोलॉजीज, दोज आर डिसीटफुल आइडियोलॉजीज। और यहाँ से दुनिया को निकालने के लिए हिंदू कॉन्शियसनेस की जरूरत है, और उसके लिए हमें आगे आना होगा।